गुड इवनिंग प्रिय छात्रों, आप लोगों का दिव्य एकेडमी परिवार में एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी संस्था में कल से यूपी ईटी स्पेशल बैच और केबीएस पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का बैच चलने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने आपको 50 अंक तक क्वेश्चन करवा दिया था कि अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है। ठीक है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है, तो वो हमने बताया था कि लता में। आइए अब उसी के आगे प्रश्नों का सिलसिला ये भाग 2 में जारी होगा। ये 50 नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, तो ये 51 नंबर से प्रश्न को शुरू करते हैं। आइए देखिए, पहला प्रश्न आया, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है। श्वेताश्वतर उपनिषद में, कि रामायण में, कि कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में, कि छांदोग्य उपनिषद में। चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है। 50 नंबर के प्रश्न में नहीं, 51 नंबर का ये प्रश्न है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि जानते हैं, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? 60 वर्ष, 57 वर्ष, 64 वर्ष या 80 वर्ष? आप सभी लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। 52 नंबर के प्रश्न का क्या उत्तर होगा? जल्दी से जोरदार कमेंट करके बताइए। तो ईसवी सन में विक्रमी संवत बनाने के लिए 57 वर्ष जोड़े जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है, यानी सगुण भक्ति का उदय कहाँ से माना जाता है? तो इसे ध्यान देंगे, उत्तरी भारत से, कि पश्चिमी भारत से, कि पूर्वी भारत से, कि दक्षिणी भारत से? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है। 53 नंबर का प्रश्न है। जल्दी से, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा भाई? अगर आप लोग डी उत्तर देते हैं, कहा भी गया है कि भक्ति द्राविण उपजी, लाई रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड, तो दक्षिण भारत में सगुण भक्ति का उदय माना जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा, यहाँ उपनिषद होना चाहिए, उपनिषद माना जाता है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा उपनिषद माना जाता है? आपको बताना है। छांदोग्य उपनिषद माना जाता है, श्वेताश्वतर उपनिषद माना जाता है, या मंडूक उपनिषद, या बृहदारण्यक उपनिषद? जल्दी से 54 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी लोग उत्तर देंगे। तो भक्ति होती है, भज धातु से मानी गई है, भजन करना। मोनियर विलियम्स ने माना है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। तो चाहे वो निर्गुण हो, सगुण भारत का उदय दक्षिण में मान लिया गया, तो निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है ये श्वेताश्वतर उपनिषद ही है। जिन्होंने 54 का दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न की ओर। ये रहा स्क्रीन पर कि बीजक, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे? धर्मदास थे, गुरु नानक देव थे, रैदास थे, या मीरा? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा कि बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे। तो कबीरदास जी का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास। उसने ही बीजक को संकलित किया था। ठीक है ना, और वही संपादक है इस पुस्तक का। तो जिन्होंने 55 का ए उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद
ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? अमीर खुसरो जी हैं कि रैदास जी हैं कि रहीम हैं या बिहारी हैं? आप लोगों को बताना है कि बरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। तो 56 नंबर में देख लेते हैं इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो जिन्होंने 56 का सी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर से प्रश्नों का संकलन लेकर के आए हैं और आशा है कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मदगर के रचनाकार कौन हैं? गोरखनाथ हैं, नाभादास हैं, नंददास हैं या शंकराचार्य हैं? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा इसके रचनाकार कौन है। 57 नंबर प्रश्न का उत्तर मोहम्मदगर। तो ध्यान देंगे इसमें ये जो पुस्तक है ये शंकराचार्य से संबंधित है। डी उत्तर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता कौन हैं? कबीरदास जी और मलुकदास जी कि सुंदरदास जी हैं कि रैदास हैं? सुंदर विलास के रचयिता कौन हैं? आप सभी लोगों को इसका सही उत्तर देना है कि सुंदर विलास के रचयिता कौन हैं। तो जान लेंगे सुंदर से सुंदर हैं, सुंदर विलास सुंदरदास जी की रचना है। ठीक है ना। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न है, ये गलत हो गया है। आसिदी वार यहीं पर हो जाना चाहिए, ये एक में है। आसिदी वार पुस्तक के रचयिता कौन हैं? गुरु नानक हैं कि गुरु गोविंद सिंह हैं कि अर्जुन सिंह हैं कि गुरु रामदास हैं? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा कि आसिदी वार रचना के सर्जनहार कौन हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आसिदी वार सिखों के गुरु नानक की रचना है। जिन्होंने 59 का ए उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरडे बाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडे बाणी सुंदरदास का है, दादू दयाल का है कि रैदास का है कि रज्जब का है? हरडे बाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? आप सभी लोगों को 4 उत्तर दिए गए हैं। आप सभी लोग इन उत्तरों में से एक सही है उसे आप सभी लोग पहचान करके लिखिए। कौन सा राइटर इसमें से सही होगा? हरडे बाणी। तो जान लेते हैं जिन्होंने 60 का दूसरा उत्तर दिया है दादू दयाल, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या मानी गई है? 1700 से 1850, 1600 से 1800 या 1643 से 1843 या 1700 से 1900? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा कि रीतकाल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार कौन सी मानी गई है। 61 नंबर का प्रश्न है। तो रीतकाल की समय सीमा सी उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। 1643 से 1843 ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 61 नंबर के प्रश्न का उत्तर सी होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है कि शुक्ल जी ने कहा है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कि राम कुमार वर्मा जी ने कहा है? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा। तो जान लेंगे मित्रों 62 नंबर का जो उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का नाम रीतिकाल जो है वो शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? कला काल कहा है कि श्रृंगार काल कहा है कि अलंकृत काल कहा है कि रीतिकाल कहा है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है। ठीक है, देखते हैं आप लोग कौन सा उत्तर देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। कौन सा काल कहा है? अलंकृत काल कहा है।
ठीक है, जिन्होंने सी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया है? भाई शुक्ल जी ने नाम दिया है कि विश्वनाथ मिश्र ने, कि मिश्र बंधुओं ने, कि राम कुमार वर्मा ने? उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आप सभी लोगों को बताना है कि शुक्ल जी ने, कि मिश्र जी ने, कि मिश्र बंधुओं ने, कि राम कुमार वर्मा ने? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। तो आइए देखते हैं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, तो जिन्होंने 64 का दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालक्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? आपको बताना है, बिहारी हैं, कि चिंतामणि को माना गया है, कि पद्माकर को, कि केशवदास को? रीतिकाल का प्रथम कवि कौन है? इसमें से 65 नंबर का उत्तर दीजिएगा। तो देखते हैं 65 नंबर में केशवदास, जिन्होंने डी उत्तर दिया है 65 नंबर का, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रीत की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? चिंतामणि से, कि केशव से, कि मतीराम से, कि भूषण से? जल्दी से बताइएगा कि रीति की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है। 66 नंबर का प्रश्न है, आप सभी लोग उत्तर बताइएगा। चलिए इसके सही उत्तर की जानकारी करते हैं। चिंतामणि, जिन्होंने ए उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? शुक्ल जी ने किससे माना है? केशव से माना है, कि मतीराम से माना है, कि चिंतामणि से माना है, कि बिहारी से माना है? आप सभी लोग 67 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। शुक्ल जी किससे मानते हैं? तो जान लेंगे कि इसका सही उत्तर क्या आना चाहिए। तो शुक्ल जी चिंतामणि जी से मानते हैं, इसका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रृंगार सागर के रचयिता कौन हैं? मतीराम हैं, मोहनलाल मिश्र हैं, कि बिहारी हैं, कि केशव हैं? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि श्रृंगार सागर के रचनाकार कौन हैं? मतीराम हैं, बिहारी हैं, मोहनलाल मिश्र हैं, कि केशव हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो श्रृंगार सागर जान लेंगे, जिन्होंने ए उत्तर दिया है मतीराम, इनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कई बार पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि ग्रियर्सन ने कहा है, कि मिश्र बंधुओं ने कहा है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। 69 नंबर का प्रश्न। तो जान लेंगे इसमें से जो ए उत्तर दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वो एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? हजारी प्रसाद की हैं, कि रसाल की हैं, कि मिश्र बंधुओं की हैं, कि रामचंद्र शुक्ल की हैं? जिसमें जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया। ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। जिन्होंने डी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन हैं? काव्य निर्णय के रचयिता कौन हैं? कुलपति मिश्र हैं,
कि आलम हैं, कि भिखारी दास हैं, कि मतीराम हैं? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा काव्य निर्णय किसकी रचना है। तो जान लेंगे प्रिय मित्रों कि काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है। सी उत्तर जो लोग दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक मानी गई है? 1850 से आज तक, कि 1900 से, कि 1920 से, कि 1700 से? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे 72 नंबर के प्रश्न का उत्तर। आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो जान लेंगे जिन्होंने इसका उत्तर ए दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र हैं, कि लल्लू लाल हैं, कि राम प्रसाद निरंजनी हैं, कि श्रद्धा राम फुल्लौरी हैं? ये जनरल क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। तो जान लीजिए प्रेम सागर किसकी रचना है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 73 का कौन सा उत्तर सही है? लल्लू लाल जी, बिल्कुल सही जवाब है लल्लू लाल जी। जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? आपको बताना है राम प्रसाद निरंजनी की है, कि सदल मिश्र की है, कि नवीन चंद्र राय की है, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। तो जान लेंगे ये राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है। जिन्होंने ए उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना? चलिए आइए 75 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है? यानी सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ये किस भाषा में है? गुजराती में है, कि अवधी में है, कि हिंदी में है, कि संस्कृत में है? जल्दी से 75 नंबर के प्रश्न का कमेंट करके उत्तर दीजिए। तो सत्यार्थ प्रकाश जो 75 नंबर का प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जिन लोगों ने सी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमा माना जाता है, कि त्यागपत्र माना जाता है, कि गोदान माना जाता है, कि परीक्षा गुरु? तो आप सभी लोगों को 76 नंबर के प्रश्न का उत्तर बताना है कि कौन सा है। तो अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। जिसके लेखक कौन हैं? जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के रचयिता कौन हैं? ईश्वर दास हैं, कि जैनेन्द्र कुमार हैं, कि श्रद्धा राम फुल्लौरी हैं, कि राजेंद्र बाला घोष हैं? आप लोगों को जल्दी से बताना है कि 77 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो जान लेते हैं कि ये जो भाग्यवती उपन्यास है ये सामाजिक उपन्यास है जिसको श्रद्धा राम फुल्लौरी ने लिखा था। ठीक है, तो जिन्होंने 77 नंबर प्रश्न का उत्तर सी दिया है उनका बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? आप सभी लोगों को बताना है कानपुर से निकलता था, या आगरा से, कि कलकत्ता से, कि इलाहाबाद से? जल्दी से कमेंट करके बताइए 78 नंबर प्रश्न का उत्तर। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर कानपुर से नहीं निकलता था, ये आगरा से निकलता था। जिन्होंने इसका दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे, यानी ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? भारतेंदु ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, कि नवीन चंद्र राय ने, कि अज्ञे जी ने? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि 79 में कौन सा उत्तर होगा इसका। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का जान लेंगे, इसका सही उत्तर है सी,
नवीन चंद्र राय जी। जिन्होंने इसका सी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। राजा शिव प्रसाद है कि राजा लक्ष्मण सिंह है कि हरिश्चंद्र है कि प्रेमचंद है? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। तो ये प्रश्न बिल्कुल सरल है, आप लोगों को ये बिल्कुल पता होना चाहिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कहा जाता था इनको, ठीक है। तो इसमें जबकि यहाँ जान लेंगे कि प्रेमचंद का प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया था। किसने दिया था? दया नारायण निगम ने दिया था प्रेमचंद का प्रेमचंद नाम, ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? 81 नंबर के प्रश्न का उत्तर है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल जो कहने वाले विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, ठीक है ना। चलिए, जिन्होंने इसका उत्तर ए दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 81 नंबर के बाद में 82 नंबर के प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये देखते हैं, ये प्रश्न आया क्या कि रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1915 में, 13 में, 1918 में या 1910 में? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए किस वर्ष पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। देखते हैं आप सभी लोग क्या उत्तर देते हैं। तो प्रिय मित्रों, जान लीजिए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिनका दूसरा उत्तर जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आया 83 नंबर का प्रश्न कि गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? सूरदास हैं कि तुलसीदास हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि बाल गंगाधर तिलक हैं? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। गीता रहस्य 83 नंबर का प्रश्न है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। तो जान लेंगे मित्रों कि गीता रहस्य पुस्तक जो है ये बाल गंगाधर तिलक की है, और जिन्होंने डी उत्तर इसका दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? 1903 में कि 1893 में कि 1901 में कि 1900 ईस्वी में? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 84 नंबर का प्रश्न है। तो अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा उत्तर होना चाहिए? डी बिल्कुल सही है। सबसे पहले चिंतामणि घोष 1900 से 1901 तक किए, फिर 1 से 2 तक जो है श्याम सुंदर दास किए, श्याम सुंदर के बाद 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? आपको बताना है इलाहाबाद, काशी, कानपुर कि कलकत्ता से। जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। 85 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दीजिएगा। 85 का सही उत्तर हो जाएगा बी, काशी से। कहां से? काशी से। जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादकत्व का कार्यभार किस वर्ष संभाला था? 1903 में कि 1900 में कि 1902 में कि 1905 में? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 86 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको अभी पहले ही प्रश्न में बताए थे कि 1900 से 1901 चिंतामणि घोष, 1901 से 2 श्याम सुंदर दास और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका ए उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविता, हे कविते शीर्षक कविता
किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है 1903 में कि 1902 में कि 1900 में कि 1905 में। जल्दी से बताइए, द्विवेदी जी की कविता हे कविते किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 87 नंबर का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जान लेते हैं, इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1900 ईस्वी में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद कि निराला? इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। अभी लगातार 3 प्रश्न एक ही प्रश्न से घुमा फिरा करके पूछे गए हैं, तो चिंतामणि घोष जी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 88 का ए उत्तर जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संपत्ति शास्त्र। बहुत बढ़िया सा प्रश्न आया है, ये पेपर में पूछा भी गया था। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि डॉक्टर नगेंद्र जी हैं कि आज्ञे जी हैं? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए 89 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत कठिन प्रश्न हो। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, महाकवि माग का प्रभात वर्णन, संपत्ति शास्त्र जैसी पुस्तकों के सृजनहार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए, जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कई बार पेपर में पूछा गया ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। 1893 में, 1900 में, 1903 में या 1905 में? तो आप सभी लोग बताइएगा 90 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, जो लोग उत्तर दे रहे हैं ए, उनका बिल्कुल सही जवाब है 1893। 90 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई थी? लखनऊ में कि इलाहाबाद में कि कानपुर कि प्रयाग में? आप सभी लोगों को बताना है हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा की स्थापना कहाँ की गई है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप सभी लोग जल्दी से इसे बताइएगा कहाँ पर स्थापित की गई। तो जो लोग इसका सही उत्तर दे रहे हैं वो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिन्होंने डी उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? आप सभी लोगों को बताना है शुक्ल ने कि नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कि आज्ञे जी ने कि राम कुमार वर्मा जी ने? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है। 92 प्रश्न का उत्तर है। तो देखते हैं आप सभी लोग कौन सा उत्तर देते हैं। तो जान लेंगे जो लोग ए उत्तर दे रहे हैं शुक्ल जी को वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 92 का ए उत्तर बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया प्रश्न है छायावाद का सीमा अंकन कब से कब तक माना जाता है? 1918 से 36, 20 से 40 या 1915 से 30 या 1900 से 1936? सोचिए, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो भाई छायावाद जो है ये 1918 से 36 तक चला था। जिन्होंने ए उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 1918 से 36 तक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर सा प्रश्न आया है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को कि माखन लाल चतुर्वेदी को कि उदय शंकर भट्ट को कि रामधारी सिंह दिनकर को? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो जान लेंगे एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वो माखन लाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। जिन्होंने इसका दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? आपको ढूंढना है। जगन्नाथ मिलिंद नहीं है, कि दिनकर, कि जनार्दन प्रसाद झा, कि सियाराम चंद्रगुप्त। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कौन सा कवि नहीं है। 95 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? जो लोग सी उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? प्रसाद ने, कि मुकुटधर पांडे ने, कि महादेवी वर्मा ने, कि पंत जी ने? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे कि 96 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जान लेंगे मेरे मित्रों, छायावाद को छायावाद नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो मुकुटधर पांडे ने दिया था। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति, ये किस युग की विशेषताएं हैं? आपको बताना है कि ये बातें किस युग में आई हैं। आदिकाल में, कि रीतिकाल में, कि भारतेंदु युग में, कि छायावाद में? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए 97 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो जहां पर प्रकृति, प्रेम की स्वच्छंदता, गीत का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग, ये छायावाद की विशेषता है। जिन्होंने डी उत्तर दिया है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आशा है कि आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। अगर ये आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही है? आपको बताना है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, कि प्रयोगवादी काव्यधारा, कि कविता या उत्तर आधुनिक कविता? कौन सी कविता छायावादी काव्यधारा के समांतर चली है? 98 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देंगे। तो आप सभी लोग ये बात तो भली भांति जानते होंगे कि छायावाद जब चल रही थी उस समय राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा भी चरम सीमा पर पहुंच रही थी। तो ये उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यथार्थवाद और छायावाद, इस निबंध की रचना किसने की है? प्रसाद जी ने, कि निराला जी ने, कि महादेवी वर्मा जी ने, कि बालकृष्ण शर्मा जी ने? जल्दी से कमेंट करके बताइए यथार्थवाद और छायावाद ये किसका निबंध संग्रह है? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा 99 प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यथार्थवाद और छायावाद जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जिन्होंने ये उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संकलित है? आपको बताना है कि ये जो नमक का दरोगा कहानी है ये किस पुस्तक में है? प्रेम पूर्णिमा में, पंच परमेश्वर में, कि मानसरोवर में, कि सप्त सरोज में? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 100 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। जिन्होंने बी उत्तर दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी है, कि ब्रजभाषा है, कि खड़ी बोली है, कि देवनागरी है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। 101 नंबर का प्रश्न है, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें जिन्होंने इसका सी उत्तर दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, खड़ी बोली। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कई बार यूजीसी नेट और पीजीटी में पूछा गया है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है हैदराबाद,
बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर में है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? 102 नंबर का प्रश्न है ये। आप सभी लोगों को सही सही उत्तर बताना है। तो जो लोग इस प्रश्न का उत्तर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? आपको बताना है कि बहराइच में, सुल्तानपुर में, रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है कि बघेली बोली जाती है कि ब्रजभाषा बोली जाती है कि अवधी बोली जाती है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा 103 नंबर का क्या उत्तर होगा। तो जान लेंगे ये अवध प्रांत है भैया, यहाँ पर अवधी ही बोली जाएगी। ठीक है ना? चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? आपको बताना है अल्प प्राण जिन वर्णों को बोलने में कम वायु निकलती है, अल्प प्राण उन्हें कहते हैं। छा और झा है कि का और गा है कि था और धा है कि फा और भा है? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए 104 नंबर का प्रश्न कि अल्प प्राण वर्ण इनमें से कौन सा है? जान लेंगे इसमें से जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं कि ओष्ठ कहलाते हैं कि कंठ तालव्य कहलाते हैं? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। जोरदार कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही कर पाते हैं। ये व्याकरण का प्रश्न है। तो ए क्या कहलाते हैं? ए जो हमारे हैं ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कई बार पेपर में आई हुई लाइन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? जल्दी से कमेंट करके बताइए 106 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो जान लेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। ठीक है, जिन्होंने डी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। उद्योगीकरण सही है कि औद्योगीकरण सही है कि औद्योगीकरण सही है कि औद्योगिकी सही है? जल्दी से 107 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताइएगा कि कौन सा सही है। तो जान लेंगे इसका सही उत्तर है औद्योगीकरण। जिन्होंने बी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध शब्द है? सच्चिदानंद है कि सच्चिदानंद है कि सच्चिदानंद है कि सच्चिदानंद है? जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा कि कौन सा शुद्ध शब्द है। 108 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जान लेंगे सच्चित, सत धन चित धन आनंद यानी कि सच्चिदानंद दूसरा उत्तर जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सत्याग्रह। सत्य के लिए किया गया आग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्या प्लस ग्रह, सत धन आग्रह, सत्य प्लस ग्रह और सत्य धन आग्रह। तो आपको पता है इसमें दीर्घ संधि है, इसमें ये हो जाएगा डी ऑप्शन, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, हम ज्यादा इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि फर्जी की फजीहत नहीं करनी है। आप सभी लोगों का कल्याण हो जाए, इससे बढ़कर और हमारे लिए कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मित्रों, हमारी मेहनत को देखते हुए आप सभी लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सन मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सन मार्ग में कौन सी संधि है 110 नंबर में।
तो सत प्लस मार्ग सन्मार्ग होता है। इसमें ध्यान देंगे जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है व्यंजन संधि, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर। अभी पीजीटी में पूछा गया था कि प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? प्रा है, प्रति है, प्रत्यु है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रति प्लस उत्पन्न, उत्पन्न जो शब्द प्लस से पहले आ जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, यानी दूसरा उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किस शब्द की रचना प्रत्यय से इनमें से हुई है। 112 नंबर में कौन सा सही होगा? तो ध्यान देंगे कि इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व है कि कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि है? आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि लंबोदर में कौन सा समास है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तीसरे अर्थ की ओर संकेत है, इसलिए बहुव्रीहि समास। जिन्होंने डी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है कि द्विगु होता है कि तत्पुरुष होता है कि बहुव्रीहि होता है? जल्दी से आप सभी लोग 114 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अप्रधान यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो आपको ढूंढ के बताना है। तो जल्दी से आप सभी लोग बताइए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो जान लेंगे वो समास कोई और नहीं, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? आपको बताना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए 115 नंबर प्रश्न के उत्तर के लिए। तो मृगनयनी में कौन सा समास है? तो ध्यान देंगे 115 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सी कर्मधारय। ठीक है ना? चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है? नहीं को गोल कर लेंगे। ढिबरी नहीं है कि पगड़ी नहीं है कि ढोर नहीं है कि पुष्कर नहीं है? जल्दी से आप सभी लोग सही उत्तर बताइएगा कि देशज शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में होता है, हम सभी लोग स्वयं शब्दों का निर्माण करते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान देंगे पुष्कर इसमें से देशज नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक? जल्दी से आप सभी लोग 117 नंबर का बताइएगा। सभा में 20 लोग थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 20 लोग में कई लोग आ जाते हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है ना? 117 का डी उत्तर बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? अमृत फल नहीं है कि आम्र नहीं है कि रसाल नहीं है कि पिक नहीं है? जल्दी से आप सभी लोग 118 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। तो 118 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पिक। क्या है? पिक है। पिक माने कोयल होता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आया कि नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? रसीला, सरस, विरस और अरस? जल्दी से आप सभी लोग 119 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीरस का विलोम क्या होता है? तो नीरस का विलोम क्या होता है मेरे मित्रों? सरस होता है। जिन्होंने इसका दूसरा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके
उसे क्या कहेंगे? विजित कहेंगे, अगे कहेंगे, अजय कहेंगे, दुर्जय कहेंगे? जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग हमको बताइए, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जल्दी से कमेंट करके बताइए। 120 नंबर का प्रश्न है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डी, दुर्जय कहते हैं। मित्रों, ये प्रश्नों का सिलसिला लगातार 2500 प्रश्नों का सिलसिला आप लोगों का जारी रहेगा सीरियल क्रम से जो है। तो आज के लिए ही इतना पर्याप्त है। पुनः तीसरे पार्ट में लेकर के आगे के प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। तो इसलिए यदि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अगर आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सभी लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर स्पीड टेस्ट देना चाहते हैं तब भी आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कल 10, 12, 22 तारीख से सुबह 8 से 11 और शाम को 3 से 6 आपका यूपी टीईटी स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी लोग जिसमें आमंत्रित हैं, स्वागत हैं। ठीक है, और एक बार आकर के संस्था में डेमो क्लास जरूर ले लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।